सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने और चंदा बटोरने और जबरन वर्ग विशेष को टारगेट कर एक दूसरे वर्ग की वाहवाही लूटने का धंधा देश में फैलाए हुए हैं। लेकिन धंधा करें, धंधा तो कोई बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन धंधे में जब वो अपने कद को जरूरत से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं और बड़े बड़े देश के लीडरों को, रहनुमाओं को, कायदों को वो जब टारगेट करने लगते हैं और यहां तक कि उन्हें जाहिल तक कहना शुरू करते हैं, तो फिर मजबूरन काउंटर करना पड़ता है। जी हां, बात मैं कर रहा हूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की। हालांकि ये कुलश्रेष्ठ है नहीं, थोड़ा सा श्रेष्ठ बन गया है इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करके। दो बातें इस वक्त करूंगा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक वीडियो वायरल हो रहा और हमारे लोग कुछ ज्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को जाहिल, नाकारा, निकम्मा कह रहा है और साथ में वो जवाहरलाल नेहरू को भी टारगेट कर रहा है और वो जवाब ये पेश कर रहा है, वो उदाहरण दे रहा है कि जिस समय देश आजाद हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में राजेंद्र प्रसाद जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ज्ञानी लोग मौजूद थे और राधा कृष्णन जैसे ज्ञानी लोग मौजूद थे, लेकिन नेहरू ने जबरन एक अज्ञानी और जाहिल और नाकारे को शिक्षा मंत्री बनाया। पहले उसके इस बयान को सुनिए। जिस वक्त डॉक्टर राधा कृष्णन जैसा विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान उस वक्त मौजूद था, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को इन दोनों में वो प्रतिभा नजर नहीं आई। उनको भारत के एक ऐसे नेता में प्रतिभा नजर आई जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी। 1888 में जो शख्स मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, उन ताकतों को बिठाना चाहिए था, तब मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड भारत का पहला शिक्षा मंत्री लगातार 47 से 58 तक रहा, क्योंकि 58 में उनका इंतकाल हो गया। सुन लिया आपने? वो साफ शब्दों में कह रहा है, अरे जाहिल। मैं इसके विषय में भी पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले इस जाहिल को यह बताइए कि जिस व्यक्ति के विषय में वो कह रहा है कि वो मौजूद थे, उस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उनकी योग्यता का सम्मान करते हुए भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो हुए और उन्हीं के राष्ट्रपति होने के कारण हिंदी राष्ट्रीय भाषा बना, यानी राष्ट्रभाषा बना। दूसरे व्यक्ति का जो वो नाम ले रहा है कि उनके रहते हुए, यानी राधा कृष्णन के रहते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे जाहिल को क्यों बनाया गया? तो अरे पुष्पेंद्र, थोड़ा पढ़ लिया करो भाई मेरे, बड़े बाल सफेद हो गया है लेकिन अध्ययन नहीं हुआ। चूंकि पढ़ने के बाद तुमको समाज में जाना था, तुम पाकिस्तान चले गए। मैं उस पर भी अभी आ रहा हूं, कहां से ये व्यक्ति आया और कैसे इस तरह की जहर को उगल रहा। तो राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और दूसरे राष्ट्रपति हैं। अब जरा इस जाहिल से कोई पूछो कि राष्ट्रपति का पद बड़ा है भारत में या शिक्षा मंत्री का पद बड़ा है? इससे पहले सवाल करो कि राष्ट्रपति का पद बड़ा है या शिक्षा मंत्री का पद बड़ा है, उपराष्ट्रपति का पद बड़ा है या शिक्षा मंत्री का पद बड़ा है। और अगर राष्ट्रपति का पद बड़ा था और वो वाकई बड़े योग्य थे, तो उन्हें उनके सम्मान के अनुसार, उनकी विद्वता के अनुसार, उनके एजुकेशन के कारण उनको राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये तो उनकी महानता को दर्शाता है। और तुम कह रहे हो कि इन लोगों के रहते हुए मौलाना आजाद को क्यों बनाया गया, वो तो जाहिल थे। तो पहले सवाल का ये जवाब कि चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या राधा कृष्णन हो, दोनों उस समय के विद्वान थे। इसीलिए नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति
और राधा कृष्णन को उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों की पर बैठाया। तमाम लोगों की सहमति से उन्हें यह सम्मानित पद, जिसे महामहिम कहकर पुकारा जाता है और भारत का प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है, वो पद डॉक्टर राजेंद्र बाबू को दिया गया। अब आप आगे आइए, जब ये कह रहा है कि वो जाहिल था और मदरसा छाप था, मक्का में पैदा हुआ। पैदा तो कोई कहाँ होता है ये पुष्पेंद्र आपको भी पता है अच्छी तरह से, और इस पर बहस अगर होगी तो लंबी हो जाएगी, लेकिन बात हुई है उनके एजुकेशन पर। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि वो सबसे कम आयु के कांग्रेस के अध्यक्ष कहे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता आंदोलन की पहली और अकेली पार्टी थी, और इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन को सामूहिक रूप से लड़ने का अगर श्रेय किसी को जाएगा तो वह उस समय के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जाएगा, जिसके सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। समझ गए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और 1940 से 45 दोबारा और तेबारा 3 बार जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तब जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। अंग्रेजों से जो वार्ताएं हुआ करती थी, जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, चाहे वो गोल मेज हो या चौकोर मेज हो, सारे कॉन्फ्रेंसों में कांग्रेस ही भारतीय लोगों की का नेतृत्व करती थी। तो उस नेतृत्वकर्ता के अंदर इतनी योग्यता होनी जरूरी थी कि वो अंग्रेज के उन काबिल लोगों से अपने देश के विषयों में बात कर सके। तो इससे एक बात तो साबित हो ही गई कि उस समय जितने लोग कांग्रेस में मौजूद थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे भारी पर रहे थे, इसीलिए उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। नंबर 1। अब नंबर 2, आजादी के बाद आओ। मैं इससे भी इस बीच में एक बात और बता दूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उनके चेलों से जो देश में ये जो फैला रहे हैं द्वेष पाकिस्तान के इशारे पर, मैं पाकिस्तान बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं कहां से ये आया व्यक्ति, 2 मिनट पहले सब्जेक्ट को क्लियर कर लूं। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ये जान लो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अंग्रेजी इतनी बेहतरीन थी कि अंग्रेज भी उनके अंग्रेजी का लोहा मानते थे। अब आगे बढ़ो। देश स्वतंत्र हुआ और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री वो बने। यूजीसी का नाम अगर सुना है आपने, नहीं सुना है पुष्पेंद्र जी इसलिए कह रहा हूं कि बाल सफेद हैं, हालांकि राष्ट्रीय हितों को अगर सामने रखा जाए तो जी का अधिकार आपको नहीं है सुनने का। तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बाल सफेद कंपनी देश में अराजकता, धार्मिक उन्माद और हिंदू मुसलमानों के बीच बैर फैलाने का ठेका लेने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों, मैं बता रहा हूं बार बार मैं पाकिस्तान क्यों कर रहा हूं, मैं वहां आ रहा हूं। यूजीसी की स्थापना देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की, जिसे तुम जाहिल कहकर अभी संबोधित कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात, आईआईटी जिस पर गर्व है पूरे देश को, आईआईटी की स्थापना भी प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही की। 2 बातें। तीसरी, संगीत नाटक एकेडमी 1953 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी स्थापना की। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। साहित्य अकादमी, इसकी स्थापना भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। और इससे आगे बताऊं, 2015 में जिस सरकार की दुहाई तुम देते हो, हालांकि तुम उस सरकार के भी नहीं हो, मुझे पता है क्या हो, उस सरकार के शासनकाल में सीबीएसई, इसका अनुवाद करके बताऊं या समझ गए होगे, सीबीएसई ने यह तय किया कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे। और 2015 से 11 नवंबर, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है, तब से सीबीएसई के इसी अनुशंसा पर देश में उसी दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में उत्साह मनाया जाता है। और इससे कदम आगे बढ़कर आपको बता दूं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और उनके चेलों के मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त है मरणोपरांत। और इससे बड़ी बात
कि उनकी किताबें दुनिया के कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। अब आप आ जाओ, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है कौन? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का जन्म अलीगढ़ में हुआ है और अलीगढ़ में ही प्रारंभिक शिक्षा भी इसकी हुई है। और आपको हैरत होगी, जो लोग हमारे लोग जो इनका वीडियो आगे बढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों आगे बढ़ाते हैं, आपको पता है कि उस वीडियो की भी रॉयल्टी मिल जाती है यूट्यूब से, और यही तो इसका मकसद है, दौलत कमाना। क्योंकि दौलत के लिए ही ये इस देश में जो है द्वेष, घृणा, नफरत का बाजार गर्म कर रहा है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसकी तालीम हुई है, यानी AMU में इसकी तालीम हुई है, वहीं से इसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इसने पत्रकारिता के में कदम रखा और पत्रकारिता करने ये पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में कुछ दिनों रहा और वहां से एजेंट बनकर भारत आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अब कि पाकिस्तान से आने के बाद इसने ये पीड़ा तो नहीं बताई कि पाकिस्तान ने मार कर भगाया, कि चूर कर भगाया, कि धक्के मार कर भगाया, कि धार्मिक कारणों से भगाया। नहीं, आते के साथ इसने इस्लाम पर हमला शुरू किया और जगह जगह टोलियों में जाकर इसने भाषण करना शुरू किया और मुट्ठी भर भोले भारतीयों को धर्म के नाम पर बहकाने और इस्लाम की गलत छवि पेश करने का इसने ठेका ले रखा है। यह एग्रीमेंट इसका पाकिस्तान में हुआ इसके प्रवास के दौरान, जब ये पाकिस्तान प्रवास पर गया था। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं कि पाकिस्तान प्रवास की पूरी इसकी जो है डिटेल निकाली जाए, किस किस से मुलाकात हुई, कहां कहां ये रुका, कब कब रहा, किस किस जगह काम किया इसने, तब जाकर बात खुलेगा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के एजेंट यहां पहले भी पकड़े गए, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं साहब, तो क्या पता ये भी उसी में से हो, क्योंकि देश में नफरत फैलाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की ISI ने ले रखी है। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने और भारत को कमजोर करने की कोशिश अगर कोई दुनिया में करता है तो वो ISI है जो करता है। उसी के पैसे से, उसी के बल पर, उसी के बहकावे में, उसी के प्रशिक्षण में जो लोग काम कर रहे हैं, वो भारत में उनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भारत में या तो जातीय नफरत फैलाएंगे या सांप्रदायिक नफरत फैलाएंगे, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है नफरत का। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम और प्यार भारत के अंदर पाया जाता है, जो सामाजिक सौहार्द है वो भारत के अंदर पाया जाता है, यहां के नेचर में लोगों के है। तो अब यहां एक ही हथियार है, या तो धार्मिक उन्माद फैला दो या जातीय हिंसा फैला दो। और ये काम, दोनों काम, जब उसके संबोधन को आप सुनेंगे तो वो बार बार संविधान और संविधान के निर्माता यानी बाबा साहब अंबेडकर को भी टारगेट करता है और बार बार इस्लाम को भी टारगेट करता है। यानी उसको इसी की ड्यूटी दी गई है कि वो सांप्रदायिक और जातीय घृणा और द्वेष फैलाए। कुल मिलाकर अंतिम बात मैं अपने लोगों से, दर्शकों से करूंगा हाथ जोड़कर विनती, चाहे वो कुछ भी कहे इस्लाम के विषय में, चाहे वो कुछ भी कहे किसी बड़े व्यक्ति के विषय में, चाहे वो कुछ भी कहे, आपसे एक विनती है कि उस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएं। यही वो चाहता है कि लोग हमारे वीडियो को आगे बढ़ाएं, दूर दूर तक पहुंचाएं। इससे दो उसके टारगेट, दो निशाने पूरे होते हैं। एक तो उसके खाते में पैसा चला जाता है, दूसरे वो जो जहर फैलाना चाहता है वो जहर समाज में दूर तक फैलता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं वो उसके सहयोगी साबित होंगे, ना कि भारत के वो हितैषी होंगे या समाज के हितैषी होंगे। अगर आप समाज और भारत के हित को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो इस तरह के जहर उगलने वाले अनर्गल जाहिल लोगों के वीडियोस को प्लीज आगे नहीं बढ़ाएं।